और आज हमारे साथ श्रीमान पुष्कर अवस्थी जी, श्री दयानंद पांडे जी, बाबा रामदास जी और रंजित त्रिपाठी, सब लोग एक साथ। और सबसे पहले बिना बहुत ज़्यादा भूमिका बांधे हुए, जीत ऑलमोस्ट तय है मोदी जी की। और सबसे पहला सवाल श्री दयानंद पांडे जी से, सर मोदी जी की जीत का क्या कारण मानते हैं? हिंदी में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं शमशेर सिंह, उनकी एक कविता है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी आप ही। तो नरेंद्र मोदी की जीत के जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है उनका काम, उनकी जो विकास की चांदनी है ना। दुर्भाग्य से इस चुनाव में, पूरे चुनावी मंजर में विकास की बात पहले राउंड में तो शुरू हुई, बाद में विकास की बात खत्म होते होते हिंदू मुसलमान में आई, फिर आरक्षण में और पिछड़ी जातियों में आ गई। मेरा मानना है जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, इतने सैल्यूटिंग काम किया, एक नहीं कई काम किए। और एक लाइन में साफ कहूँ कि जो आदमी कश्मीर में 370 हटाकर कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की राह पर ले जा सकता हो, जो आदमी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी, होने के पहले भी देश में कोई दंगे न होने दे, और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार बना दे कि कोई सोच भी न सके, सड़कों का जो बिल्कुल चौतरफा जाल है, नदी के बीच मेट्रो चल रही है कलकत्ते जैसी जगह में, एक समय तो सेतु बम्बई में पहले से था, फिर दोबारा हो गया है। रेलवे में जो क्रांतिकारी कदम है, वंदे भारत जैसे कदम है, और तमाम सारी और भी चीज़ें हैं विकास की। 80 करोड़ लोगों को, जो गरीबों को अनाज देना, तमाम और चीज़ें देना, और सबको पूरी जो कहते हैं पारदर्शिता के साथ, वो किसी भी के लिए बहुत आसान नहीं है। हम घर की, अपने घर की बात करें, आपके घर की बात करें, किसी के भी घर की बात करें, घर में 4-6 लोग होते हैं, उसमें एक कोई मुखिया होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे ग्रैंडफादर हो, जो भी हो। घर में सबको खुश नहीं रख सकते, उसी तरह नरेंद्र मोदी भी सबको खुश नहीं रख सकते। लेकिन कोई गाली दे, यह भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने इसी तरह के काम किए हैं। अब कुछ है जो चिर असंतुष्ट, जिनको कह सकते हैं आप, जैसे एक वामपंथियों का क्लास है, वो उनको कुछ भी दे दिए, गर्दन काट के दे दिए, वो खुश नहीं हो सकते। उनको हमेशा सब कुछ बुरा बुरा ही लगना है, जिनको रात कहना ही कहना है। यहाँ देखिए, मुझे बुद्ध याद आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप मेरे विचार को समझ लिए हैं, मुझे जान गए हैं, तो मुझे छोड़िए और आप आगे बढ़िए। वामपंथी कहते हैं कि यही खूंटा पे अपने गले में रस्सी बांध के इसी खूंटे में बंधे रहिए, आप कहीं से टस से मस मत होइए। दुर्भाग्य से राहुल गांधी उन्हीं वामपंथियों के शिकार हैं। एक तो राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, दूसरे उनके जो टीचर्स मिले हैं, या उनको जो भी लोग सिखाने समझाने वाले लोग मिले हैं। शुरू में आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह उनको बहुत टीच करते थे। सेकुलरिज्म का इतना ज़्यादा पाठ पढ़ा दिया कि दिग्विजय सिंह खुद ही पाठ से बाहर हो गए। फिर और लोग आते गए। अब पिछली बार से इन दोनों भाई बहनों को, राहुल और प्रियंका को, पाठ पढ़ा रहे हैं वामपंथी लोग, वामपंथी बुद्धिजीवी खासकर। उन्होंने सुना है उनको पेरोल पे रख लिया है। अब देखिए ना, पिछली बार प्रियंका गांधी का एक नारा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वामपंथियों के साथ ये है कि किताबी बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, माहौल बहुत अच्छा बना देते हैं, ज़मीन पर वो खुद गायब है। आप देखिए ना, कश्मीर में इतने सालों से चुनाव होते थे, हर बार हिंसक झड़प होती थी, कई लोग मारे जाते थे, बहुत बड़ी घटनाएं होती थी। इस बार एक भी घटना नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में भी हिंसक झड़पों में इस बार बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सभाओं में कुछ झड़पें हुई हैं, उन्हीं के आपसी झगड़े हुए हैं, लेकिन बाकी कहीं झड़प नहीं है। अभी मैं कह ही रहा था कि बरेली के तौकीर रज़ा की एक भी तकरीर नहीं आई। तमाम सारे नफरती लोग नफ़रत की बात तो करते रहे, लेकिन नफ़रत का माहौल नहीं बना पाए। और अभी भी वो एक दिवा स्वप्न कहते हैं ना, दिन में सपना देखना, जागते हुए सपना देखना। इंडिया गठबंधन का जीतना उतना ही सच है जितना जागते हुए सपना देखना है, और नरेंद्र मोदी का जीतना उतना ही सच है जितना आप रात को रात कहें और दिन को दिन, और सुबह को सुबह और रात को रात। एक गोरख पांडे है,
बड़े कवि हैं, उनकी कविता से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सब ने कहा रात है, यह सुबह सुबह की बात है। तो हमारा विपक्षी गठबंधन इसी तरह रात बनाने में लगा है, जबकि नरेंद्र मोदी रोज अपने विकास का, देश की तरक्की का सूर्योदय करते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मुश्किल अब आपसे जानना चाहेंगे, अगेन वही सेम सवाल, आपके अनुसार जीत का कारण, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जीत तय है, एग्जिट पोल्स भी आप भी जानते हैं कि एग्जिट पोल से कहीं 10% ज़्यादा ही सीटें हैं। आपके अनुसार भारतीय जनता और मोदी, ये कौन सा संबंध है जो मोदी जी को तीसरी बार एक बड़ी जीत दिला रहा है? आप उम्मीदवार हैं सर। एक चीज़ और बता दूं, एग्जिट पोल जो आया हम लोग बहुत उससे संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एग्जिट पोल जो आया है उसके बैरियर को तोड़कर नरेंद्र मोदी की जीत होने जा रही है, उससे कहीं ज़्यादा होने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत में जो राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्था, ये दोनों ही रही है। ये 2014 से पहले का चुनाव और 2014 के बाद का चुनाव, इसके डायनेमिक्स पूरे बदले हुए हैं, जिसको कि तथाकथित बुद्धिजीवी या पत्रकार लोग जो है उस डायनेमिक्स को भी पकड़ नहीं पाए हैं। वो डायनेमिक्स ये हुआ है डिलीवरेंस का। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने यूपीए का जो द्वितीय काल था उसमें जो पराकाष्ठा भ्रष्टाचार की हो गई थी और एक उद्वेलना सी थी और कोई एक सब्स्टिट्यूट कोई नहीं मिल रहा था, तब जनता को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है नरेंद्र मोदी मिले, जिन्होंने 2002 का गोधरा कांड का सेहरा भी उनके था। भले उससे बाद में वो पीछा हटाते रहे और 2013-14 के चुनाव में जो उन्होंने भूमिका बनाई, विकास की भूमिका बनाई, वो अलग बात थी। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में 2002 और हिंदू अस्मिता, ये दो चीज़ें थीं। वो उसमें जो है पहली बार 2014 से पहले जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स होती थी, जातिगत पॉलिटिक्स होती थी, जिसे परसेंटेज के देखते हुए जो है कैंडिडेट खड़ा किया जाता और 90% आप ये तय मान लेते थे ये फलाना लड़ा रहा है यहाँ से इस सिटवा में, ये कॉम्बिनेशन स्किल बेटर है, इसकी प्रोबेबिलिटी जितना ही ज़्यादा है। मोदी जी ने 2014 वो ध्वस्त किया। 2019 में जो 5 साल में काम किया मोदी जी ने, वो पहली बार भारत की जनता ने ये देखा कि जो भारत की आखिरी छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए जिसने बात की, बात तो नेता हमेशा ही करता है, वादा भी करता है, वहाँ तक पहुँचा। भले 2 लोगों को पहुँचा, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी 5 साल में मोदी जी ने खड़ी कर ली थी उस जनता के सामने, जिसे 70 सालों में कुछ नहीं मिला था, जिसने 70 साल में केवल अपने को ठगाई महसूस किया। तो जब वो वहाँ पहुँच गया तो उसको विश्वास था कि मुझे इस बार नहीं मिला है, अगली बार मेरा नंबर जो मिलेगा। 2019 से लेकर 2024 का पूरा काल देखिए डिलीवरी का, जो उन्होंने कहा था करने को, उसमें जो है 100% सफलता पाई। ठीक है, कुछ मुद्दे उनके छूट गए, अलग बात है, लेकिन जिस जनता ने भ्रष्ट नेताओं को देखा हो, जिस जनता ने लुच्चे लफंगों को भारत की संसद में चिंगाड़ते हुए देखा हो, जिस जनता ने, जिसके पास लंगोटी है, उस लंगोटी को भी चुराने वाले लोगों को अपना सांसद और विधायक बनता देखा, उसके लिए मोदी जी रेवोल्यूशन थे। इस 10 साल में केवल एक ही नेता उस कह सकते हैं राजनीतिज्ञ है कि जिसके 10 साल सत्ता के 10 साल ये प्रधानमंत्री का और उससे पहले 13 साल मुख्यमंत्री का, जिसपे धब्बा नहीं लगा। तो सबसे बड़ी बात थी कि जिसको वोट मोदी को देना था, वो चुनाव वो बहुत पहले, मैं मानता हूँ 2023 में ही डिसाइड कर चुका था कि हमको वोट मोदी को देना। इसलिए जब आपका एक कमिटेड वोटर तैयार है, वो ना हल्ला करता है, ना नाश्ता करता है, ना वो उद्वेलित होता है, उसके लिए क्या है, उसका भूखा था, खाना खिलाया मोदी जी ने, दिया, और एक अभिभावक के तौर पे, एक बुजुर्ग के तौर पे, तो जनता से उनका रिश्ता जो है एक अभिभावक का, एक बुजुर्ग का है। इसलिए पेट भरा तो हम्बल होता है आदमी, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसी तरीके से राम जन्मभूमि पे उन्होंने जो रामलला का किया, तो
जो राम भक्त है वो कोई चिंगाड़ेगा नहीं, वो कोई बात बनती की तरह सड़क पे जो है झंडा लेके नहीं कूदेगा। वो नतमस्तक जिस दिन उसने जो है प्रणाम रामलला के सामने किया, उस दिन उसने अपना वोट मोदी जी को दे दी, इसलिए जो है ये जीत हुई। तो ये सब चीज़ें बाकी विकास पंडे हैं, होगा, वो टॉप अप है, दैट्स ऑल। इसीलिए 400 के ऊपर जो है एनडीए जा रही है और बीजेपी 360 सीट के ऊपर जाएगी, सिर्फ क्योंकि टॉप अप विकास का मिला। लेकिन मेन 300 वाला जो है 2019 की गणना पहले से सुनिश्चित थी। और मैं बाबा जी के पास आ रहा हूँ। बाबा जी, पुष्कर दादा ने बताया कि एनडीए अब 400 जा रही है और भाजपा भी अपनी पिछली 303 की सीट्स को पार कर रही है और आगे जा रही है। तो जाहिर सी बात है उन प्रदेशों से आएगा जहां पर पहले भाजपा की प्रेजेंस नहीं थी। आप चूंकि पंजाब और हरियाणा और इस प्रकार के अन्य प्रदेशों पर आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी है, मैं सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बंगाल हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, जहाँ पर भाजपा अपनी बढ़त बना रही है, वहाँ पर जीत के क्या कारण है, ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा था कि इतनी प्रचंड जीत हो क्यों रही है। मुझे याद है एक बार लालू एक जनसभा में बोल रहे थे तो किसी ने पूछा कि हाउ पिछली बार आए थे तो बोले थे हाउ पुलवा नहीं बना, पुल बनाएंगे नदी पर, पुल नहीं बना, हाउ सड़किया ना बनल। तो लालू ने बोला कि अरे सड़किया बन जाई तो उससे तुझसे का फर्क पड़ जाई, सड़क पे तो बाबू साहब का जीप चलेगा, तुमको तो खेत की पगडंडिये पे चलना है, तो सड़क बने चाहे न बने तुमसे क्या फर्क पड़ता है। ये लालू की आइडियोलॉजी थी, ये सोच थी। एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अभी मैं एक बार रोहतक का चुनाव विश्लेषण कर रहा था तो एक लड़के ने बोला कि सर 30,000 पोस्टल बैलेट आएगी फौजियों की और वो 30 की 30 मोदी की होगी। क्यों? क्योंकि रोहतक और कोसली क्षेत्र से बहुत ज़्यादा फौजी हैं और कहते हैं कि दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। सर, मोदी ने जमीन पे सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए गरीब आदमी का विकास किया। विकास जीवन में पहली बार उस तक पहुंचा, वो खुश है। डीआरडीओ का साइंटिस्ट खुश है, इसरो का साइंटिस्ट खुश है, फौज का सिपाही खुश है, क्योंकि उसके हाथ में अब जो राइफल और जो बाइनोकुलर और अब जो हेलमेट और जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो 70 साल में उसको नसीब नहीं हुई थी। और पाकिस्तान पे मोटर छोड़ना है कि आर्टिलरी का फायर करना है, ये उसको दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता है। तो सर, मोदी ने जो अपना जो विकास का जो पहिया था ना, तब वो घूमा तो वो डीआरडीओ के साइंटिस्ट से लेके सियाचिन में बैठे हुए फौजी से लेके और सर झोपड़ी तक आया है। नंबर 1। नंबर 2, सर 2004 और 9 में इंडिया शाइनिंग फेल नहीं हुआ था। सर, भाजपा जातीय पॉलिटिक्स में, जातीय समीकरण बैठाने में फेल हुई थी। मोदी ने और आज की भाजपा ने जातीय राजनीति में सबको मात दे दी है। आज मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा तो चलिए 10 साल पहले कॉन्कर कर चुके थे, पंजाब में तो पंजाब में ये स्थिति थी कि पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे एक मित्र थे, मैंने उनसे पूछा बहुत अच्छा मौका है, भाजपा का टिकट ले लीजिए विधानसभा में, और बड़े अच्छे, आप जानते समझ रहे हैं किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि टिकट तो मैं 1 मिनट में ले आऊँगा, पूरे विधानसभा में 1000 वोट मिलेगा। विधानसभा में बीजेपी को 1000 वोट, वो लोकसभा वो इस बार हम जीतने जा रहे हैं, कहाँ से आ गया भैया इतना वोट? तो सर, वो जो मोदी की जो पब्लिक से कनेक्ट करने का जो गुण है ना, ये बिल्कुल सही सर, कि सर जहाँ तक जिस क्षेत्र में कल तक एक विधानसभा में 1000 वोट नहीं था, आज लोकसभा हम वहाँ जीतने जा रहे हैं। तो सर, मोदी जो एम्ब्रेला बनाते हैं ना, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग, वही मैंने कहा कि इसरो के साइंटिस्ट से लेके झोपड़ी में बैठा हुआ
महुआ बीन के जो है बाजार में बेचने वाला किसान तक मोदी का आज फैन है, मोदी का वोटर है। जी जी, और अब रंजन जी के पास आते हैं। रंजन की अपनी एक्सपर्टीज अलग है। रंजन जी पूरा देश भ्रमण करते रहते हैं और साइंटिफिक और एंटरप्रेन्योरियल नजरिए से। रंजन जी, व्यापारी वर्ग, सबसे पहले बताया गया था कि व्यापारी वर्ग जो है मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक है। गुजरात तो 20 साल से बिछा हुआ है मोदी जी के लिए, और गुजरात ऑफकोर्स व्यापारी, या भारत का व्यापारी वर्ग इतना मोदी जी का प्रबल समर्थक क्यों नजर आता है, क्यों नजर आ रहा है, लगातार समर्थन देता रहता है, और भारत के लिए कितना जरूरी है, और क्या यह व्यापारी वर्ग का होना भी, मोदी जी का समर्थक होना भी मोदी जी की जीत का कारण है? देखिए, सबसे पहले तो जो एक बुद्धिजीवियों की परिभाषा में थोड़ा सा आता हूँ। बुद्धिजीवियों की जो परिभाषा है कि एक ड्राइंग रूम में बैठ करके, लुटियन दिल्ली में बैठ करके और कुछ भी बोलना, और वही बुद्धिजीवी है। एक्चुअली में बुद्धिजीवी की परिभाषा और बुद्धिमत्ता की परिभाषा अलग होती है। आज जो सभी बड़े लोगों ने बताया कुछ कुछ कारण, मैं एक कारण जोड़ता हूँ, वो है डर। भारत का सच में जनता, एक बहुत बड़ी जनता डरी हुई है। डरी हुई है कि कहीं ये जो बाहर है ये आ गए। ये आपको मालूम है, मैं कुछ दिन पहले भी उड़ीसा में गया था, तो एक ढाबे पे खाना खाते हुए एक बड़े से मामूली से व्यक्ति ने मुझे ये ज्ञान दिया कि अरे ये सब आ जाएंगे तो ये जो हर महीने में 1,30,000, 1,40,000, 1,70,000 GST जो संग्रह हो रही है, सब लूट के खा जाएंगे। ये जो फॉरेन रिजर्व 700 करोड़ रुपए है, ये खा जाएंगे। 2 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं जो GST संग्रह? हाँ, और ये जो 700-800 अरब डॉलर जो इकट्ठा है, ये भी ये खा जाएंगे। इसके अलावा जो एक इकोसिस्टम मोदी सरकार ने जो तैयार किया, जिसमें भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो IITs हो या इवन बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर में एक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, नया आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग बट यू हैव अ गुड पेपर ऑन प्रोजेक्ट, तो आपको स्टार्टिंग सीड फंड 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए उसी इंस्टीट्यूट में आपकी कंपनी खोल के आपको बनाने के लिए मिला हुआ है। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, उन सबको मैं जो मिलता रहता हूँ सब जगह इंस्टीट्यूट में, उन सबको डर है कि अगर मोदी नहीं आए, कहीं ये सब आ गए तो ये सब बंद हो जाने और इन्होंने सब लूट लेना है। सब इन्होंने लूटना खाना, क्योंकि काफ़ी समय से ये भूखे नंगे बैठे हुए हैं। काफ़ी समय से इन्होंने अपने पैसे जो हैं इधर उधर भेजे नहीं हैं, इकट्ठा नहीं किए हैं। तो उनको डर है कि व्यापारी को भी डर है ना भाई, एक व्यापारी जो व्यापार कर रहा है, वो जो हर महीने GST संग्रह कर रहा है, अपनी जेब से नहीं दे रहा है, पब्लिक का ही पैसा दे रहा है ना। लेकिन उसके मन में है कि हम जो ये सारा काम इकट्ठा करके सरकार को ईमानदारी से जमा कर रहे हैं, एटलीस्ट इस सरकार में हमको सड़क के रूप में, पुल के रूप में, ट्रेन के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, किसी न किसी रूप में दिख रहा है। जो हम लोग जो ये हल्ला मचा रहे हैं ना कि फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टैक्स पेयर है, जो जिसके जेब से ये जा करके फ्री राशन बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहली बार उस टैक्स पेयर को ये यकीन है कि मेरे जेब से जो निकला हुआ टैक्स उसके जो वो जा रहा है रियल में गरीबों के पास। वो टैक्स पेयर या जो एक जो क्लास है, उसको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 10 साल 12 साल पहले हमको भी पैसे देने में सोचते थे, बोलते थे CSD की घटाओ, कहाँ से बचा सकते हैं। लेकिन अभी तो सीधा सिस्टम है, जो जा रहा है जाने तो हमको मालूम है कि हम कैसे चीज़ें का यूज हो रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए। आम ऑब्जर्वेशन में दिखता है, आम ऑब्जर्वेशन में दिखता है कि 10 साल 12 साल पहले जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक जो ट्रैवलिंग का जो अलाउंस होता था 3rd AC 2nd AC, वो एयरपोर्ट में बाई एयर जा रहे हैं। जिनके अलाउंसेस होते थे कि वो स्टेट गेस्ट हाउस में रुकेंगे, दे आर स्टेइंग इनटू 5 स्टार्स। तो ये आपको एक ग्रोथ दिखाता है, कंट्री का ग्रोथ दिखाता है। जब आप अपने एम्प्लॉई का जो डेली उनके जो एक्सपेंसेस है DA बढ़ा रहे हैं लाइफ से, वो एक ग्रोथ दिखाता है। और ये पब्लिक ये देख रही है, क्योंकि जब रिच क्लास अगर पैसा खर्चा करता है, मिडिल क्लास पैसा खर्चा करता है, तो वो अल्टीमेटली नीचे जाता है, नीचे जाएगा टैक्सेशन के रूप में, फैसिलिटीज़ के रूप में। एक तो ये है, तो पब्लिक इस बात से डरी कि ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त ना हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, जैसे मैं लोगों के पास गया हूँ, बड़े लोगों ने बताया कि मोदी पे विश्वास
मोदी का प्रचारक वो बेनिफिशियरी है, मोदी प्रचारक जनता है। दो लोग मिलते हैं, किसको वोट दे रहे हैं? मोदी का, हाँ ठीक है। और कोई बोलता है नहीं इसको नहीं दे रहे, तो फिर गुत्था भी होते देखा है लोगों को। तो जीत का कारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है मेरे ख्याल से। मैं वापस दयानंद जी के पास आता हूँ। मैं एक लाइन ऐड कर दूं। पंजाब में मेरे एक दोस्त हैं, वो पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, तो वो बोलते जानते हो कांग्रेसी किस दिमाग से सोचता है? तो बोले 1 लाख करोड़ रुपए का एक हाईवे का प्रोजेक्ट आया, तो 2 कांग्रेसी बैठ के, सच घटना है, कहते अगर अपनी सरकार होती तो 40,000 करोड़ इसमें हमारा होता। तो वो 1 लाख करोड़ के हाईवे के प्रोजेक्ट को 40,000 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन है कि ये हमारा 40,000 करोड़ है। फिर जब वो गडकरी 15 लाख करोड़ के जब प्रोजेक्ट डिक्लेयर करता है ना, तो उनका कलेजा बैठ जाता है। ये पैसे मुझे मिल क्यों? 6 लाख करोड़ ये कांग्रेसी इकोसिस्टम का पैसा होता अगर हमारी सरकार होती। अरे भाई, कोरोना काल में विपक्ष पे ये जो है कांग्रेसी लोग तो दुखी थे, क्योंकि भारत में जब भी कोई आपदा आई है और उसमें जो सरकार से पैसा आया तो ज़्यादा पैसा उन्हीं को जेब में था, तो इनको सब कष्ट तो यही था। आप लोग के जो विचार एकदम सही है, और इसमें सबसे ज़्यादा अनुभव श्री दयानंद जी का है। जी सर। नहीं, अभी देखिए जैसे ये लोग बात कर रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे, मुंबई में एक मंत्री फंसे हैं ना, हाँ, नवाब मलिक। हाँ, नहीं, नवाब मलिक के अलावा एक और है, एक खिचड़ी चोर कह के संजय निरुपम बाहर हुए कांग्रेस से। तो मंत्री थे जिन्होंने कोरोना के समय में खिचड़ी में भी चोरी कर ली। तो कांग्रेसियों की नहीं, जो भी केजरीवाल को आप क्या समझते हैं? कांग्रेसी समझते हैं। उसने तो दिल्ली में कांग्रेस को गड़प कर लिया, पंजाब में कांग्रेस को गड़प कर लिया, उससे बड़ा पाप है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रास्ते तो हर जगह हैं और अफसरशाही वही है, अफसर वही है, सिस्टम सारा वही है, उसको कैसे क्लीन करके आप अपने। अब देखिए तमाम सारे देशों में मैंने पढ़ा कि जो सीवर का पानी उसी को साफ करके वो पीने के लिए बना लेते हैं। तो आप कैसे उस सिस्टम से काम कर लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। देखिए क्या होता है ना कि अब देखिए 2-3 दूसरे एंगल में बताता हूँ। जैसे अब राम मंदिर बना, करोड़ों लोग आए, दर्शन किए, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा के गए। आपको क्या लगता है लौट के इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? मुझे लगता है कि हो सकता है 10-15% ऐसे भी लोग हों जो जाके इंडिया गठबंधन को वोट दे देंगे, लेकिन बाकी वोट तो नहीं पड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और आया बीच बीच में बार बार कि बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुए। मैंने इसी लखनऊ में रिपोर्टिंग की है, कई बार 40%, 42% वोटिंग हुई है, और कई बार हुई, 1-2 बार नहीं हुई। तो इस बार ऐसा नहीं कि वोटर मोदी का ही सुस्त और आलसी है, विपक्ष का भी, वो भी जानते हैं मोदी आ रहा क्यों वोट देने जाए, ये सोचते हैं कि मोदी आ ही रहा तो जाने क्या। ये दोनों स्थितियाँ और गर्मी अलग है। एक और चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, वीकेंड का चक्कर चला दिया, कभी फ्राइडे को कभी मंडे को, लोग 3 दिन छुट्टी लेने निकल गए। छोड़िए, सबसे ज़्यादा बदनाम है नरेंद्र मोदी इस अंबानी अडानी के लिए। वो अंबानी ही नहीं है, जब मुंबई में वोट पड़ा वो नहीं है, वो तो चले गए प्री वेडिंग शूटिंग पे, अपने बेटे की प्री वेडिंग बनाने चले गए, वो इटली निकल गए सब के सब लोग, और तमाम सारे लोगों को लेके चले गए। तो ये सब अब अंबानी को सोचना चाहिए था, देश की प्रगति में वो भी एक बड़े फैक्टर है, उनको रुकना चाहिए था, चुनाव के बाद ये सारी चीज़ें तय करनी चाहिए। लेकिन होता है ना कि व्यक्तिगत आदमी ज़्यादा सोचता है, समाज और देश कम सोचता है। अंबानी जैसे लोग भी ऐसा, अब यही अगर नारायण मूर्ति होते शायद ना जाते। एक फ़र्क आता है सोचने में, एक समझने में। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप, मोदी एक बात अक्सर कहते रहते, मुझे गरीबी के बारे में जानना नहीं, गरीबी मुझे सीखनी नहीं है। मैं वहीं से आता हूँ। एक 2014 के बाद का एक किस्सा है कि वो लद्दाख गए थे और वहाँ घूमते घूमते किसी भेड़ चराने वाले के घर गए, और भेड़ चराने वाले, ये सब आ रहा था न्यूज़ में, भेड़ चराने वाले से पूछा कि मुझे पहचाना? तो उसी रेपो में बोला कि हाँ क्यों नहीं पहचान, हमारे घर रह के गए हो। सोचे जो वो आदमी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं था, तो उस भेड़ चराने वाले के घर में लद्दाख में रह के गया था। और अभी एक रजत शर्मा की इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि देश के 90% जिलों में मैं रह चुका हूँ। ये आसान नहीं है किसी भी राजनीति के लिए, किसी भी अफसर के लिए। एक बात और उन्होंने कही थी, जब मैं 2014 में आया तो तमाम सेक्रेटरीज को बुलाया और कहा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, कितने साल हो गए नौकरी करते, बताया उन्होंने 30 साल, किसी का 20 साल। उन्होंने कहा आप देखिए कहाँ से कहाँ, जहाँ आपकी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ देखिए कि आप आगे बढ़ गए, वो क्यों नहीं आगे बढ़ा, उस पर प्लान कीजिए। तो इस तरह से चीज़ें ज़मीन पर आती हैं। अब आप अगर
राहुल गांधी की तरह राजनीति करेंगे और ऐन सावन में मटन बनाना सीखेंगे तो दिक्कत तो होगी। आप मछली खाएंगे तेजस्वी की तरह हेलीकॉप्टर में और केक काटेंगे तो कोई मतलब नहीं। देखिए लालू यादव जैसे थे, लालू यादव शुरुआती राजनीति उनकी ज़मीन की राजनीति थी। मुलायम सिंह की यादव लाख अपराधी थे, लेकिन शुरुआती राजनीति उनकी ज़मीन की थी। बाद में ये लोग क्रिमिनल हो गए। मुलायम तो पहले से क्रिमिनल थे, डकैती और हत्या में उनके बहुत सारे मुकदमे थे, 30 से अधिक मुकदमे थे उनके खिलाफ, हिस्ट्री सीटर थे। लेकिन लालू क्रिमिनल नहीं था, बाद में क्रिमिनल बना। और जब ये बता रहे थे ना वो पंजाब का 1000 वोट का, और वो लालू की सड़क का बता रहे थे। लालू जब नया नया मुख्यमंत्री बने तो एक बार उनके घर स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत दिनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। लालू के पहले से जगन्नाथ मिश्रा के समय से नहीं मिली थी, तो सब घेराव करने आए मुख्यमंत्री निवास का। तो प्रशासन ने बताया साहब ऐसी बात, उनको आने दो, सबको आने दो। तो घर के सामने लोगों ने सुबह से शाम तक माइक लगा के लालू की ऐसी तैसी कर दी। शाम को लालू निकला और जाकर उनके सीधे उनके धरने पे बैठ गया और माइक पकड़ लिया। उसने कहा सुबह से शाम तक आप लोग गरिया रहे थे, मैं आपकी गालियाँ सुनता रहा और मैं समझ गया हूँ कि अब छोटी छोटी टेबलेट और मिक्सचर से काम नहीं चलने वाला, बड़का बड़का सुई देना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की व्यवस्था ठीक होगी। इतने में लोग खुश हो गए और चले गए। लालू यादव जिंदाबाद थे। तो इस तरह से भी तनख्वाह मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली, उसे खाली बड़का बड़का सुई लगाने का आश्वासन दिया और काम खत्म। नरेंद्र मोदी यही काम नहीं करते। अब नरेंद्र मोदी ने कहा था अगर 1 रैंक 1 पेंशन हम करेंगे मिलिट्री वालों, तो किया। या अभी जल्दी एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि मिलिट्री वालों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता था बॉर्डर पे, वो व्यवस्था की है। तो जो मिलिट्री नागरिक से लेकर सेना तक जो चीज़ें की हैं, राफेल अभी एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने राफेल का विरोध इसलिए नहीं करते, राफेल का विरोध सेना का विरोध कांग्रेस के दिमाग में घुस गया है। जब 1962 वार से चाइना से जब पराजित हुई तभी से मिलिट्री के खिलाफ हो गए। तमाम सारी चीज़ें देखिए, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव ढंग से सोचेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं तो अभी देखिए इन लोगों से बातचीत में कह रहा था कि मोदी को 10 साल पहले प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। जब वो मुख्यमंत्री बना गुजरात का, उसी वक्त उसको प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए था। होता है एक आदमी की उम्र होती, सोचने का तो है, एक्टिव उतना जैसे 14 में जिस तरह से मोदी ने प्रचार किया उस तरह वो सक्रियता 19 में नहीं थी, वो ऊर्जा फिर 24 में नहीं थी। मेहनत बहुत की, रिकॉर्ड बनाया है रैलियों का, रोड शो का और इंटरव्यूज का रिकॉर्ड है। लेकिन अच्छा, जो लोग कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक इंटरव्यू देने नहीं आए, ठीक है। तो लेकिन सवाल ये था कि इंटरव्यू देने आते तो जवाब क्या देते। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया ने 2014 से काम करना शुरू किया, 2019 में भी और 2022 में भी, या विधानसभा चुनाव में यूट्यूबर्स ने बहुत तेज खेती, मतलब उनके ट्रैक्टर बहुत तेज चले। यूट्यूबर कल तक बहुत सक्रिय थे, जब एग्जिट पोल आ गए यूट्यूबर बिल्कुल खामोश हो गए, लगता सब सो गए, जाके कहीं नदी में डूब गए, क्या किए पता नहीं। आज एक भी यूट्यूबर का हमें नहीं मिला कि साहब ये गलत है वो गलत है। कुछ लोग हैं जो चैनलों पर बैठ के विश्वमन कर रहे हैं, लेकिन वो दिन को दिन कहना भूल गए हैं। करें तो क्या करें, अगर आपको कई साल रांची में रखा जाएगा तो दिन आपको दिखेगा कैसे। सवाल ये नहीं, सवाल ये कि देश को विकास चाहिए, आदमी को अपनी तरक्की चाहिए। एक जो अनाज बांट रहे थे 5 किलो, उसका बहुत विरोध करती थी कांग्रेस, लेकिन अभी पिछले दिनों खड़गे ने कहा हम 10 किलो देंगे। अरे भाई क्यों देंगे आप, अभी तो कह रहे थे बेरोजगारी है, ये है वो। और मोदी ने पहले क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि अगर अस्पताल से कोई आदमी निकल के आता है तो घर में भी उसकी केयर की जाती है, उस केयर के तौर पे हम और बढ़ा रहे हैं। और सवाल यह है कि आप काम भी बहुत बढ़ा चुके हैं ना, कितने दिन तक बेरोजगारी रहेगी। अच्छा, वो अनाज तो सड़ जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार को निर्देश दिया था कि आप गरीबों को अनाज दीजिए, सड़ जा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमें ये मत निर्देश दे, इस तरह से बात की तो सुप्रीम कोर्ट जवाब दिया था सरकार ने कि हमें निर्देश न दे, हमें क्या करना, हमें काम करने दीजिए। अनाज सड़ जाता था, सड़ नहीं जाता था, वो सड़ाया जाता था शराब फैक्ट्रियों को देने के लिए, सस्ते में दे देते तो वो शराब बनाते थे सड़े हुए अनाज का। तो ये होता है कि आप सोचते कैसे हैं और उसको इम्प्लीमेंट सोचते। तो हर आज हम भी सोचते हैं हम बहुत अच्छे बन जाए, बहुत ये हो जाए, बहुत हो जाए, आप भी सोचते हैं, हम सभी सोचते हैं। उसके करने के लिए जो मेहनत चाहिए ना, वो नरेंद्र मोदी के पास है। वो आदमी सोचता भी है और करता भी है, और सपने ही नहीं देखता, सपने को ज़मीन पे उतारता भी है। ठीक है, वैसे ही जैसे ना कि आप सोचते हैं कि चीज़ों को ऐसे बना दे, सब चाहते हैं हमारा बेटा बिल्कुल आगे निकले, उस बेटे को उस तरह संस्कार भी देने पड़ते हैं। तो देश के लोगों को उस तरह जागरूक भी करना, नरेंद्र मोदी ने बहुत तेज़ी से काम किया, जागरूक करने का भी किया। और लोग अब जाग गए हैं और जान गए अपना अच्छा भला बुरा क्या है।
धन्यवाद। मैं पुष्कर जी के पास आना चाहूँगा। बहुत बड़ी बात है और जाहिर सी बात है इस समय ज़्यादा बातें मोदी जी के काम पर, वह क्या क्या उन्होंने किया है, कैसे कैसे चीज़ें डिलीवर की हैं, पर एक बहुत बड़ी बात है, मोदी अपना हिंदुत्व जो है वो पूर्ण रूप से सामने रखते हैं, अपना हिंदुइज्म भरपूर दिखाते हैं और दिखाते नहीं, जानबूझ के नहीं दिखाते, वो वही है। और भारत की मैक्सिमम जनता हिंदू है, भारत की जनता हिंदू है। हिंदू होना 2014 से 2024 तक काफी हद तक वो जो बहुत लोग सेकुलर मोड के थे, अपने आप को हिंदू कह नहीं पा रहे थे, वो भी अब खुलकर कहने पड़े। मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत वोट किया इस बार। हम उस पर आएंगे। और मोदी जी का हिंदू दिखना, होना और भारतीय जनता का सनातनी होना, दिखना, यह कितना बड़ा रीजन है मोदी जी के इस बड़ी जीत के। बाकी सब अपनी जगह, डेवलपमेंट, सड़क, राशन वाशन सब अपनी जगह, हिंदुत्व या सनातन का प्रादुर्भाव, ये सिर्फ अगर ये हम सेगमेंट देखें तो देखिए ऐसा है कि यदि आप पीछे से भी जाएं, जैसे मैंने पहले भी बात की है, हिंदू हृदय सम्राट की जो है छवि जो है उनकी मुख्यमंत्री काल जब उनका था 13 साल का, वो बन चुका था। ये जो है प्रधानमंत्री बन के ही उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। जब वहाँ थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तब एक राज्य तक सीमित था, राज्य की भूमिका तक सीमित था। हम लोग ये जो है जब हम राष्ट्रीय पटल पे आते हैं और हमने जो है जब पहली बार देखा कि जब जीत के और वहाँ गए, बाबा विश्वनाथ गए और त्रिपुंड लगाया, तो पहली बार जो है भारत की जनता ने ये देखा कि एक व्यक्ति अपने हिंदुत्व के प्रतीकों को, अपने हिंदुत्व की आस्था के प्रति जो है इस ईमानदारी से, बिना इसकी चिंता किए हुए कि शेष बुद्धिजीवी वर्ग या सेकुलर वर्ग क्या सोचेगा, उसको ओन किया। ये पहली बार भारत की जनता ने देखा था। और क्योंकि भारत की जनता जो है इतने सालों से गुलाम थी और दुर्भाग्य से 15 अगस्त 1947 के बाद भी गुलाम रही, तो भारत की जो मूलभूत उसकी सब भारतीय हिंदू समाज में जो कमजोरी थी या उसका स्वार्थपरता थी या उसका भ्रष्ट होना था, हिंदू जो है मूलतः भ्रष्ट पिछले 70 साल में जो है अच्छी खासा भ्रष्टाचारी हुआ है। उसने जो है सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए जो है समाज ने भ्रष्टाचार को समाहित किया है। इसमें सारा दोष मैं हिंदू समाज में देखता हूँ। वो दमाद भी ढूंढता है अपनी लड़की के लिए, तो जिसकी नौकरी में ज़्यादा घूस है उसके लिए ढूंढता है। ये देखा है मैंने होते हुए, इसको अनुभव किया। तो जहाँ पर समाज इतना भ्रष्ट हो गया, वहाँ पर ये अजूबा था। इसलिए जिसको अच्छा, क्योंकि 10 साल में हम यूज्ड टू हो गए ना, तो उनका जो है हिंदुत्व को करना, तो पहले 5 साल में तो उन्होंने हिंदू को हिंदू होने का पूरी तरीके से गौरवान्वित होने का पूरा उनको मौका दिया। आपको जो है बिना किसी शर्म के अपने किसी सेकुलर मित्र से, कोई मुस्लिम दोस्त भी है आपका है, ईसाई भी है, उसके सामने हिंदू बोलता नहीं था, वो 50 ही बोल लेता, लेकिन इतनी जो है वाणी दी। 2019-24 में हिंदू भी गायब हो गया, 2019 में 2024 के बीच में सनातनी हो गया। ये बहुत बड़ी लीप जंग कहूँगा इसको। ये जो है सनातन हमारे यहाँ से 700-800 साल पहले खत्म हो चुका है। ये जो है पूरा जो है केवल क्यों कैसे हुआ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आचार विचार वाणी और कर्म से सिद्ध किया कि सनातनी क्या होता है। इसीलिए आप देखिए, चाहे आपका काशी विश्वनाथ का रहा हो, चाहे आपका ये रामलला का हो, आप देखिए मैंने खुद देखा, लोग परिवार से आता है, ली और रेगुलर की जीन्स पहने हुए लड़के लड़कियां अंग्रेजी में बात करते हैं। ये जो है 2014 से पहले नहीं था। ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता का चरनिंग है, ये सभ्यता का। तो इस प्रकार मैं तो नरेंद्र मोदी को सभ्यता पुरुष कहूँगा। ये जो सिविलाइजेशनल मैन, वो बियॉन्ड जा चुके हैं प्रधानमंत्री से। उनका मैं महामात्र नहीं कर रहा हूँ ना, उनको देवत्व प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध जो है जब भी प्रारब्ध जो है अपनी एक क्षण चुनता है, तो उस क्षण के लिए एक जो है अपना एक
शासक में रखता है, एक जो उसके सिंहासन की रक्षा करता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक नंगी सच्चाई और बता देना चाहता हूँ, नंगी सच्चाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, अगर गोधरा न हुआ होता तो गुजरात दंगा नहीं हुआ होता। गुजरात, अच्छा गोधरा में आपको याद होगा कि अयोध्या से कार सेवक जा रहे थे, गोधरा गुजरात में ही है, आप ये भी जानते हैं, और कार सेवकों को कोचों में बाहर से फाटक बंद कर करके डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल डाल के जलाया गया था, और सबके कंकाल ही मिले थे, सब जल के स्वाहा हो गए थे। वो अगर ना हुआ होता तो गुजरात में दंगे नहीं होते। और गुजरात दंगों में जिस तरह दंगाइयों को नरेंद्र मोदी ने कुचल के ख़त्म किया, वो अगर ना हुआ होता, उसी में फिर राजधर्म का पाठ भी पढ़ाया गया, अगर ना हुआ होता तो फिर 2012 में जब महाकुंभ लगा प्रयाग में, तो अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पारित किया, और बताया कि सारी पार्टियां, उन दोनों, क्या क्षेत्रीय क्या राष्ट्रीय, सारी पार्टियां एक भाजपा को छोड़कर इवन आडवाणी तक जिन्ना की मज़ार पर जा चुके थे। तो युवक सब के सब मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे। अशोक सिंघल को दिखा कि नहीं, ये आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है, तुष्टीकरण को, मुसलमानों के मिजाज को दुरुस्त करने में यही आदमी काम कर सकता है। तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मार्फत प्रस्ताव रखा, और फिर आरएसएस ने इसको टेकअप किया, और अंत में 13 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव करवा दिया। तीसरे सिर्फ प्रस्ताव से काम नहीं चला, उस वक्त मोदी की दिग्विजय सिंह खोज खिलाया कि इनकी एक पत्नी भी है, ये भी है, वो भी है। फिर उन्होंने अमृता राय का जो कंप्यूटर हैक कराया, फिर दिग्विजय सिंह के अंतरंग फोटो आई। तो एक चीज़ मैं बहुत निर्ममता से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए सब कुछ है, कमीनों के लिए उतने ही कमीने हैं, कुत्तों के लिए उतने ही कुत्ते हैं, उनको उन्हीं चाल से मारते हैं। और वहाँ दिग्विजय सिंह फिर लेट गया तो उनको अमृता राय से विवाह करना पड़ा, यशोदा बेन का चैप्टर समाप्त हुआ, फिर एक लड़की का चैप्टर आया, साहब साहबा, तमाम सारी चीज़ें आई, स्मृता ईरानी, दुनिया भर क्या क्या चीज़ें। लेकिन जो आदमी देश के विकास के लिए रुकन तय हो चुका, और 2014 भी सिर्फ इसी हिंदू मुसलमान पर लड़ा गया, लोग जान गए कि ये आदमी ही मुसलमानों को कंट्रोल कर सकता है। 2019 ये अन्ना हजारे आंदोलन ने सपोर्ट किया, मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार ने सपोर्ट किया, लेकिन मुख्य मुद्दा यही था। 2019 में भी यही मुख्य मुद्दा था, और 2024 में यही मुद्दा है कि मुसलमानों को अगर ठीक से कोई कंट्रोल कर सकता है तो मोदी और योगी की जोड़ी ही कर सकती है। ये एक नंगी सच्चाई है आज के चुनाव की। जी, और बहुत बड़ी बात आपने कही कि मोदी सबके साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके साथ करता है, और महाभारत से हम सबने सीखा है। जिन ये पुष्कर जी अक्सर लिखते थे उन दिनों कि कृष्ण बड़ा निर्मोही है, ये कहते थे कृष्ण बड़ा निर्मोही है, तो वो कृष्ण नीति से ही उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया, ये भी देख लीजिए। मैं बाबा जी के पास आऊँगा कि यह विदुर नीति जो है, छठे शाक्यम समाचरित, कृष्ण जी सिर्फ एक आदमी का सम्मान करते थे, हस्तिनापुर में बोलते विदुर जी सबका सम्मान करते, सबसे ज्यादा उनका करते थे। छठे शाक्यम समाचरित, भारत में इस चीज की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय सनातनी तो जाग गया है, पर ये जागा किसके खिलाफ है, किसकी ताप से जग रहा है, कौन है वो मुस्लिम वोट बैंक या वोट बैंक जिसने भारत को 47 के बाद भी गुलाम बनाए रखने की पूरी प्रक्रिया जारी रखी, और उसके खिलाफ यह छठे शाक्यम समाचरित कितना आवश्यक है बाबा जी, हर प्रदेश में कितना आवश्यक है, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक बात बताऊं, मैंने एक चीज़ देखी है कि मोदी की अप्रोच सिर्फ मुस्लिम्स तक उसको सीमित मत कीजिए। समाज में हर वह व्यक्ति जो अत्याचारी है, जो दूसरों पर का शोषण और शासन करता है, उसको मोदी ने बहुत महीनी से, बहुत सफाई से, बिना नश्तर का उपयोग किए, बिना चाकू छुरी चलाए, बहुत, और बिना बुलडोजर चलाए। बाबा की जो नीति है ना, वो तो सीधे बुलडोजर लेके छाती पर चढ़ जाते हैं। मोदी जी चुम्मा ले लेके इलाज करते हैं। हाँ, जब मालदीव को ठीक करना होता है लक्षद्वीप चले जाते हैं, ईद को ठीक करना होता है लद्दाख चले जाते हैं, हाँ, काम हो जाता है। तो मोदी जी ना वो होम्योपैथी की तरह काम करते हैं।
जोगी बाबा एकदम सीधे सर्जरी चीर फाड़ देते हैं, मोदी जी होम्योपैथी है। और सर एक बात बताऊं आपको, मोदी जी की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो कभी भी कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं करते कि जिसको कि अगली सरकार आके वापस पलट दे और रिवर्स कर दे। मोदी जी के सारे रिफॉर्म्स और सारे काम इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए समय लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताब नहीं बदली, मैंने कहा अभी बदल दोगे, अगली सरकार आके फिर एक पन्ना ही तो चेंज करना है। मोदी ने एजुकेशन पॉलिसी बदली। तो मोदी जहां भी रिफॉर्म कर रहा है, मोदी का इसीलिए रिफॉर्म थोड़ा सा लेट होता है कि उनके रिफॉर्म्स, उनके प्रयोग सारे इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए एक बात बताऊं, मुसलमान समेत किसी भी अत्याचारी, आतताई, आतंकवादी का इलाज होगा तो फिर परमानेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के बाद दुनिया की कोई ताकत वापस 370 लगा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं। मोदी जिस दिन CAA और NRC और ये सब ले आएंगे, दुनिया की कोई ताकत हिला पाएगी? मोदी ने राम मंदिर बना दिया, कोई ताकत है इसको वापस रिवर्स कर पाएगी? सर मोदी इलाज करेंगे और सबका करेंगे, फिर वो चाहे ये आतंकवादी हो चाहे वो आतंकवादी हो, हाँ सबका इलाज होगा और इरिवर्सिबल होगा। रंजन सर, जैसा बाबा जी ने कहा कि सबका इलाज होगा, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र है जिसके इलाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया का तंत्र हो, जो सदैव दिल्ली से स्थापित होता है, दिल्ली का ही सुनता है और देश में अपना फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। क्या इस तंत्र का इलाज आप देखते हैं, या जनता को यह उम्मीद है कि इस तंत्र से, जिससे जनता जूझती है, लड़ती है, भिड़ती रहती है, जो इसका खून चूसता रहता है, इसका भी इलाज मोदी ही करेंगे, इसलिए मोदी को जिताया गया है? उस पे आता हूँ। पहले जो दादा ने वो हिंदू वाली बात कही थी उसको बोलता हूँ। हम लोग जब यूथ थे, मतलब 20s में और 30s में थे, कहीं पे भी सारी जगह पे हम लोग जने वने का इस्तेमाल नहीं करते थे। कि कई लोग पूछते थे ये क्या कर रहा है, लोग घूर भी लेते थे, अपने आप को लगता है, मतलब अपने अंदर की फीलिंग है। आज की डेट में आज का जो यूथ है, हम लोग जब थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हम लोग जब थे तो कभी मंदिर में अगर जा रहे हैं तो टीका लगा के अगर निकल रहे हैं तो थोड़ी देर टीका को मिटा दिया करते थे। ये था, ये फैक्ट थी समाज की सच्चाई। आज उसी दिल्ली जैसी जगह पे मैं सड़क पे देखता हूँ टीका लगाए यूथ 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और अपने अंदर का जो भावनाएं हैं, जो मतलब एक आमतौर पे एक हिंदू समाज को जो उनके घर से सीख मिलती है उसको व्यक्त कर पा रहे हैं। ये एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो यूथ में उन्होंने सनातनी और यूथ में जो आज के यूथ में। राजे भाई, आपकी बात को मैं थोड़ा 30 सेकंड में जोड़ता हूँ। आपने जो बताया है ना जनेऊ वाली बात, हिंदुओं में उपनयन संस्कार खत्म ही इसीलिए हो गया कि शर्म आती थी। 13 साल के बच्चे को बाप को शर्म आती थी कि कौन सा पैसा खर्च करे, क्योंकि जो हमारा जनेऊ होता था वो किसी विवाह या तिलक से कम नहीं होता था। ये 70, 80, 90 के दशक में खत्म हुआ। अब मैंने उसका रिवाइवल होते हुए इन 2-3 साल में देखा है। मेरे पास निमंत्रण जनेऊ के भी आने लगे। तो वही है, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं, अभी हमारा बेटा गया है, बाहर गया है, US गया है 2 साल के लिए, अपने साथ 6 जनेऊ का स्टॉक लेके गया कि अगर जनेऊ खराब होगा तो हम बदलेंगे। मेरा अभी इस बार मैंने ध्यान दिया, मेरा जो छोटा बेटा है वो भी दिल्ली में ही पढ़ रहा है, मैंने उसको देखा कि ये जब अपने कॉलेज में गया है टॉयलेट में तो निकल रहा है तो देखे जनेऊ सरियाते हुए निकला है अंदर। इसका मतलब दे आर यूजिंग इट। तो आज वो समय बदला है। और जो आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो व्यवस्था बदलेगी। छोटा सा 30 सेकंड का उदाहरण दे देता हूँ कि आज अगर कोई इनकम टैक्स का मामला पड़ता है तो आपको फाइल लेकर के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास दौड़ के जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका असेसमेंट किसी और शहर में किसी और के पास गया हुआ है, वो देख रहा है, आपको ऑनलाइन कागज जमा कराने हैं, आप गलत कर नहीं सकते, वो गलत ऑर्डर दे नहीं सकता। एवरीथिंग इज ओपन। जिस दिन ये डिजिटलाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा, इनका भी इलाज हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इनका इलाज देखा नहीं जा रहा है, हो रहा है इलाज। देखिए, हम लोग बहुत गंभीर हो गए चर्चा में। हाँ, हम लोग बहुत गंभीर हो गए चर्चा में। नरेंद्र मोदी के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है, वो है राहुल गांधी। उनके अगर राहुल गांधी ना होता
तो चीज़ें इतनी सर, बहुत आसान नहीं होती। अगर कोई इसमें एक सवाल है सर, राहुल गांधी क्या रायबरेली जीत रहे हैं, और जीत रहे हैं तो क्या वो वायनाड छोड़ देंगे, रायबरेली से रहेंगे? नहीं, अगर रायबरेली एक तो अगले 5 साल के लिए रेलेवेंट रहे। मैं क्या करूँ, रायबरेली एक तो संदेह में हूँ कि जीत रहे कि हार रहे, लेकिन अगर वो रायबरेली जीत जाएंगे तो वायनाड छोड़ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि वो अब राजनीति ही छोड़ देंगे। आप याद कीजिए भाजपा को, आडवाणी, अटल जी बाद आडवाणी विलिंग प्राइम मिनिस्टर थे और प्रस्तावित भी थे, नहीं हो पाए। अब में भाजपा ने तमाम सारे आडवाणी जी के सम्मान के बावजूद उनको बदल दिया और मोदी को ले आए। जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को नहीं बदलेगी कुछ नहीं कर पाएगी। तो बहुत संभव है राहुल गांधी फिर हाशिए से बाहर चले जाए, अभी तो हाशिए पर भी नहीं, लेकिन कांग्रेस फिर भी, नरेंद्र मोदी इतना काम कर दिया है कि अब कांग्रेस या विपक्ष कोई काम कर ले, कुछ भी कर ले, किसी को ला के खड़ा कर दे, अब कुछ होना नहीं है विपक्ष का। अभी तो अगले 10-15 सालों तक यही सब चलना है और यही चलेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और देश आगे बढ़ गया है। ये बात दयानंद जी ने कह दी, और राहुल गांधी का कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव खोजा था, केजरीवाल, वो बेचारे आज जेल पहुंच गए, भगवान करे पता नहीं कब निकलेंगे, नहीं निकले तो बहुत अच्छा, देश बचाने के लिए वो जेल गए तो भगवान करे वो जेल में ही रहे। अरे वो तो है। और वो राहुल गांधी से भी बड़ा लतीफा। 4 जून बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, और भारतीय जनता, जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता ने अद्भुत कार्य किया है। नेतृत्व, नेता सब अपनी जगह, आप अगर सम्मान, जनता को प्रणाम जी। मैं एग्जाम्पल दे दूँ सर प्लीज। क्या कि भारतीय इतिहास में एक नाम है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जनरली इतिहास उसको लोग पागल सन की डिक्लेयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तुगलक पागल नहीं था, तुगलक बहुत ही कुटिल और कमीना टाइप का आदमी था। हाँ, ये सही है कि अक्षम बहुत था, किसी काम को करने में उसके पास क्षमता नहीं थी। वो जो दिल्ली से दौलताबाद या चमड़े का सिक्का होगा जो चलाता था, वो अपनी अक्षमता को ढकने के लिए करता था, लेकिन बहुत ही कमीना और कुटिल आदमी था और पागल वागल नहीं था, बहुत समझदार आदमी था, बस क्षमता नहीं थी। और अक्सर वो इसीलिए तमाम सूबेदार सर उठा खड़े रहते तो उनको दबाने के लिए दिल्ली दौलताबाद और चमड़े का सिक्का का करता रहता था। आप जानते हैं कि इस्लाम में मज़हब अभी भी सबसे बड़ा है और उसके आगे कुछ नहीं। एक मौलवी था तुगलक के राज में, जो वो तुगलक का बहुत विरोध करने लगा और सबको संभाल लेता था दिल्ली दौलताबाद करके, उस मौलवी को नहीं संभाल पाता था। तो तुगलक ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि बगल का मुल्क, बगल का एक कोई देश था, उसमें युद्ध की स्थिति आ गई। अब जब युद्ध की स्थिति आ गई तो तुगलक जो है पहुंचा उस मौलवी के पास और कहा कि साहब, हमारे आपकी डिफरेंसेज अपनी जगह हैं, लेकिन मुल्क हम दोनों का एक है, उस दोनों के लिए हम लोग दोनों को मिल के काम करना चाहिए, और मैं चाहता हूँ युद्ध की स्थिति, एक मोर्चा आप संभाल लें, एक मोर्चा मैं संभाल लूँ, और आप मौलवी बन के मतलब राजा बन के शाही सवारी पे बैठ के आप लड़ाई लड़िए, युद्ध लड़िए। मौलवी बेवकूफ़ था, फंस गया तुगलक की चाल में, और वो शाही सवारी पे बैठ के निकला युद्ध करने। युद्ध तो उसको आता नहीं था, अंत में मारा गया। वहाँ दुश्मन खेमे में हल्ला हुआ कि तुगलक मारा गया। अब तुगलक ने पीछे से फिर, वो लोग तो जश्न मना रहे थे कि तुगलक मारा गया, इसने फिर से अटैक किया और उनको भी परास्त कर दिया, मौलवी भी गया और दुश्मन भी गया। राहुल गांधी वही तुगलक है, वही कमीना है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, कांग्रेस अगर नहीं कर, तुगलक है या लिया, वो ऐसा नहीं कि बुद्धिहीन लोग उसको पप्पू कहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कुटिल और बहुत ही कमीना, बहुत ही धूर्त आदमी है, केजरीवाल से भी बड़ा धूर्त है। केजरीवाल बहुत छोटा, उसके आगे छोटी मछली है, लेकिन और बेशर्म भी बहुत है। तुगलक से बड़ा आदमी वो, तुगलक के मामले में। तो जब तक कांग्रेस उसके साथ रहेगी, नरेंद्र मोदी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस बदलेगी तो नरेंद्र मोदी को फिर दूसरे तरह से रणनीति बनानी पड़ेगी। जी, और उम्मीद है कि अगली रणनीति के लिए भाजपा के पास, मोदी जी के पास अगली सेना तैयार है। शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है, अन्नामलाई नयानी है, भजन लाल जी हैं, शिवराज सिंह चौहान, बहुत लोग हैं पूरी। अरे अभी जाने कितने छुपे पड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको समय देने के लिए। पुष्कर बहुत धन्यवाद। राम राम क्या बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और कृपया वीडियो शेयर करें। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, पर क्षमा करें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।
चुनाव का समय हो गया है, खत्म, सब कुछ हो गया। तो 4 जून की तैयारी करते हैं, विजय उत्सव की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।